वेलकम टू मोहित मेडिकल कॉन्सेप्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजियोलॉजी की फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजियोलॉजी की फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके किस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फॉर फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम। अगर आप फिजियोथेरेपी की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप आरआरबी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इन सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ द असेसरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल आर। देखो मैंने पहले बताया था ना कि एक होता है प्राइमरी जिसका प्राइमरी रोल है ना। अगर जैसे हम प्राइमरी की बात करें अगर फीमेल में, तो आपकी ओवरीज हो जाएंगी, पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरीज होती हैं जिससे ओवम सीक्रेट होते हैं। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं असेसरी की। असेसरी को आप सेकेंडरी बोल सकते हो, मीन्स ऐसे ऑर्गन जो कि अब हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए ओवरीज है, तो ये तो देखो होगा नहीं क्योंकि ये प्राइमरी है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। इसके बाद ऑप्शन बी में आता है फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना। ठीक है, अब एक्चुअल में सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं और उसमें भी इसके अलावा जैसे और ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी में है लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस और मॉन्स प्यूबिस। और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, यानी कि ये दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट हैं। देखो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। क्या होता है प्राइमरी ऑर्गन, तो मैंने बता दिए ओवरीज हैं। सेकेंडरी या जो असेसरी ऑर्गन है इनको हम फर्दर 2 में क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, 2 में। एक होता है सिस्टम ऑफ जेनाइट, आप डक्ट बोल सकते हो, इसमें डक्ट प्रेजेंट रहती हैं। तो इसके अंदर आता है आपकी फैलोपियन ट्यूब हो गई, है ना। इसके बाद आपका पूरा यूटेरस हो गया जहाँ पर हम देखें फीटस होता है, फिर सर्विक्स हो गई और वेजाइना हो गई। इसके अलावा एक होता है जिसे हम बोलते हैं बल्बा। आप लोगों ने बल्बा सुना होगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलियम। बल्बा क्या होती है कि ये पूरे ऑर्गन, लेबिया मेजोरा हो गया, इस तरीके से लेबिया मेजोरा क्या होता है, एक लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन। फिर एक होता है लेबिया माइनोरा, स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन। इसके अलावा यहाँ पर क्लाइटोरिस और मॉन्स प्यूबिस भी प्रेजेंट होते हैं ना। इनमें हम देखें तो सेंसरी नर्व प्रेजेंट होंगी इस तरीके से, जो कि हेल्प करती हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट हैं। हाँ, अगर आपसे प्राइमरी पूछता तो आप क्या देते, ओवरीज आंसर। इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस। अब भाई कई बार ये आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन किस ऑर्गन में होता है, किस पार्ट में होता है। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा भाई फैलोपियन ट्यूब, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में होता है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, इस्थेमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम एंड नन ऑफ देम। देखो एक डायग्राम बनाते हैं जनरली इस तरीके से। हमारे पास इनफंडिबुलम प्रेजेंट होता है, उसके बाद ये पूरा एम्पुला प्रेजेंट होता है और यहाँ पर छोटा सा होता है इस्थेमस। ये 3 पार्ट हो गए, है ना। इस्थेमस से बोलेंगे, ये पूरा यूटेरस के साथ कनेक्ट होगा, उससे छोड़ो। ये होता है एम्पुला और यहाँ पर होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का काम होता है ओवम को पकड़ना, क्योंकि ओवम रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ओव्यूलेशन में आगे बताऊंगा। तो एब्डोमिनल कैविटी से फिम्ब्रो से कैरी करता है, उसके बाद जो आएगा एम्पुला में, इस्थेमस और फिर जाता है यूटेरस में। लेकिन फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में हो रहा, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आपके एम्पुला वाले पार्ट में। मतलब ओवम यहाँ गया इनफंडिबुलम में, ओवम कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एम्पुला में। एम्पुला के बाद यहाँ पर मान लो यहाँ से आएंगे आपके स्पर्म वेजाइना के थ्रू और यहीं पर होता है इनका फर्टिलाइजेशन, मीन्स आपस में मिलते हैं। सो राइट आंसर इज एम्पुला, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, द परमानेंट सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल। अब मेंस्ट्रुएशन पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, जो नॉर्मली महिलाएं बोलती है महीना, वैसे ही एक शर्म का टॉपिक माना जाता है, कोई बता ही नहीं रहा। आप कभी भी देखोगे या जो गर्ल्स या फीमेल्स हैं वो अगर जा भी रही हैं किसी, वो होता है ना कि मेडिकल में, तो अगर वो पैड्स भी ला रही हैं तो पेपर में ढक के ला रही हैं, तो ये एक ना बहुत गलत चीज़ है। जबकि क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है यार, सभी में आनी है और उसी की वजह से आज हम सब हैं या बाकी सब लोग हैं।
तो इससे इतना वो नहीं करना चाहिए। जो भी आप लोग स्पेशली जो मेडिकल्स वाले लोग हों वो कृपया करके लोगों को जागरूक करें कि पैड हो गया, मेंस्ट्रुएशन आना अच्छी बात है, अगर मेंस्ट्रुएशन टाइम पे नहीं आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि अगर फीमेल की एज 18 है, 19 है, 20 है, अगर उससे मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तब कोई ना कोई दिक्कत वाली बात है। अगर टाइम पर आ रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, एक अच्छी हेल्थ की कंडीशन है, ठीक है। तो लोगों को जागरूक करें, कोई शर्म की बात नहीं है। तो भाई हमें बताना है कि अगर इसका परमानेंट सीसेशन हो जाए, क्योंकि आप कभी भी देखना कि मेंस्ट्रुएशन हम देखें तो 13, 14 या किसी में 15 डिपेंड करता है, इतने से हो जाता है वैसे स्टार्ट कि 14 की एज से स्टार्ट हो रहा और लगभग 50 तक, 45 से लेकर 50 तक चलता है। 50 के बाद मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाते हैं, साइकिल आना बंद हो जाते हैं। तो जब ये साइकिल स्टार्ट होता है जनरली 12 से 13 की एज में, इसे बोला जाता है मीनार्च, लेकिन ऑप्शन ये पूछा नहीं है। अगर ये पूछता कि फर्स्ट पीरियड है ना, जो फर्स्ट पीरियड होता है उसे मीनार्च बोलते हैं। प्यूबर्टी तो वो एज है जिसमें मीनार्च आ रहे हैं, मतलब किशोर अवस्था, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेनोपॉज, मेनोपॉज इज द राइट आंसर। जब 45 से 50 की एज में ये जो आपके साइकिल आना बंद होते हैं ना फीमेल में, इसे बोला जाता है मेनोपॉज। अरे वो हेम पुष्पा की ऐड नहीं आती, एक वो हीरोइन है, आप लोग ऐड में देखा रहा करो, इन चीज़ों की बात होती रहती है कि मेनोपॉज। तो परमानेंट सीसेशन, सीसेशन मतलब बंद होना, स्टॉपेज भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज, क्योंकि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन 28 डेज का ही होता है, हाँ इसमें वेरिएशन हो सकती है कि 20 से 40 डेज भी, लेकिन जो नॉर्मल है दैट इज 28 डेज। तो एक नॉर्मल 28 डेज के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में द ओव्यूलेशन टेक प्लेस। अब बोलोगे भैया ओव्यूलेशन बताओ। ओव्यूलेशन का सीधा मतलब होता है इस तरीके से हमारे पास फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, प्राइमोडियल, फिर वो प्राइमरी बनते हैं, फिर वेस्कुलर, मैच्योर, अलग चीज़ें हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके से हमारा ओवम, ठीक है। और यहाँ बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल प्रेजेंट होती हैं जो इन्हें क्या करती हैं, एक टाइप से इस ओवम को न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करती हैं इस तरीके से। अब ये ओवम क्या होता है, फॉलिकल से रप्चर हो जाता है और यहाँ से ओवम रिलीज होगा। मैंने बताया था ना कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में, फिर उसके बाद वही फिम्ब्रो से पकड़ेंगे, एम्पुला में जाएगा, पूरी प्रोसेस। अगर सेक्सुअल एक्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के भी चांसेस हैं, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो ओव्यूलेशन है यही पूछ रहा कि ये ओवम कब रिलीज होगा, फॉलिकल्स किस दिन फटता है पर्टिकुलरली, और ओवम कब रिलीज होता है। ये होता है 14th डे में, अगर नॉर्मल साइकिल 28 डेज का है तो। अगर ज़्यादा कम है तो इसमें ही वेरिएशन आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 10 गलत हो गया, 10 डे, 12 डेज भी गलत हो गया, ये आ गया 14 डेज। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दी नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सबको पता हो कि भाई प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है। शायद आप लोगों को ये भी पता हो कि नॉर्मल जो वेट गेन है दैट इज़ 12 kg, इतना नॉर्मल है। अगर प्रॉपर केयर की जाए मदर की, प्री नेटल केयर होती हैं, पोस्ट नेटल केयर होती हैं बहुत सारी, जैसे गांव में आंगनबाड़ियों में सलाह दी जाती है ना कि आप ये खाओ ये मत खाओ, कुछ भी करो, वही प्री नेटल केयर है जनरल टर्म में। इसके बाद लेकिन इसमें क्या पूछा है कि नॉर्मल वेट गेन इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं ना, मान लो 1 से लेकर 3 महीने तक का फर्स्ट है, फिर 3 से 6 सेकेंड और 6 से 9 थर्ड। सिर्फ ये मैं बताने के लिए बता रहा हूँ ना, एक जनरल कंडीशन में ये 3 ट्राइमेस्टर हो गए। तो इन तीनों में बताना है ट्राइमेस्टर रिस्पेक्टिवली, मतलब पूरा सीक्वेंस है कि पहले ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होगा, फिर दूसरे में कितना और तीसरे में कितना। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले में बढ़ता है 2 kg वेट, ऑलमोस्ट 2 kg होता है ना, ये थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू, ज़्यादा कम हो सकता है, 100-200 ग्राम का फर्क आ सकता है। सेकेंड में होता है 5 kg, ये से हम 5 लेते हैं, लगभग 4.8 kg होता है, जैसे मैंने बताया 100-200 ग्राम का वेरिएशन। और थर्ड में भी होता है गेन 5 kg वेट, तो 2, 5, 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, पहले ही इसमें 5 दे दिया है ना। इसके बाद हम देखें तो दूसरा 5, 2 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा देखो, पहले महीने में 2 किलो, दूसरे महीने में 5 किलो, ट्राइमेस्टर में, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑल्सो 5 kg। सो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भाई अगर आप प्री नेटल केयर प्रॉपर दोगे तभी ये होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। कई लोगों में 20-20 किलो वेट गेन, जो कि बहुत दिक्कत देता है बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी। पता चले डायबिटीज़ हो रही है, बच्चे में डेवलपमेंटल ग्रोथ के चांसेस हैं, लेबर के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा मतलब प्रेगनेंसी होती है ना, जब डिलीवरी के टाइम बहुत दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6।
द चीफ हार्मोन इन मेंस्ट्रुएशन। अब देखो भाई, सिंपल सी बताऊं, मेंस्ट्रुएशन में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, एस्ट्रोजन का भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन का भी होता है, स्पेशली इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, दोनों का ही। ऑक्सीटोसिन का उतना नहीं होता। इसके अलावा और हम देखें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उन सब का होगा। लेकिन चीफ यहाँ पर बताना है कि चीफ रोल किसका है, एस्ट्रोजन का, ऑक्सीटोसिन का तो नहीं रहता, इसको अलग कर दो आप लोग। अगर देखो आपसे सिर्फ प्राइमरी या चीफ पूछे ना, तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ एस्ट्रोजन, क्योंकि प्राइमरी काम इसी का है, फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना या जो भी चीज़ें हैं। हाँ, सेकेंडरी में प्रोजेस्टेरॉन का भी रहता है कि बाद में और ज़्यादा डेवलपमेंट कराता है, लेकिन चीफ मतलब आपका राइट आंसर एस्ट्रोजन। हाँ, अगर आपसे नॉर्मली ये पूछा जाए कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन, तो आप इन दोनों को राइट करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द चीफ हार्मोन हेल्प द चीफ हार्मोन्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा हार्मोन जो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी कराता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। देखो ऑक्सीटोसिन का मिल्क इंजेक्शन में था, इसको फिर से अलग कर दो, ठीक है। और इसके बाद हम देखें एस्ट्रोजन, अब भी हमने देखा मेंस्ट्रुएशन में। मेनली जो प्रेगनेंसी में काम रहता है दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन का। अब बोलोगे भैया तो इनका कोई रोल नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे सिर्फ कभी ये आए कि हार्मोन हेल्प इन प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्टेरॉन भी हेल्प करता है, एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है। इसके अलावा एक होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स, HCG ऐसे करके लिख लेते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स। तो ये किस में हेल्प करते हैं, सभी। लेकिन जो मेन हार्मोन है दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन फॉर प्रेगनेंसी। इसके बाद देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, द हार्मोन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब देखो, अब पूरा आया, अब चीफ की बात नहीं कर रहा, हार्मोन से हेल्प्स इन रेगुलेशन। वो कौन कौन से हार्मोन है जो मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं? पहला ऑप्शन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा। दूसरा है फॉलिकल, ये किससे सीक्रेट हो, हाँ ये भी याद रखना, पूछ सकता है कहाँ से सीक्रेट होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वही पूरे आपके ओवरी से हो गया, और ऑल ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक हाईली इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, और कौन कंट्रोल करता है उसे, हाइपोथैलेमो, देखो बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस, मतलब हाइपोथैलेमस से GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH, ल्यूटिनाइजिंग, और उसके बाद ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये सभी मिलके ही कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच टाइप ऑफ एनीमिया इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मोस्ट IMP क्वेश्चन, ये लॉन्ग नोट्स में भी आता है कि एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कौन सा एनीमिया होता है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखो पहले ऑप्शन भी देख लो, यहाँ है हेमरेजिक एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड और RBC की कमी, ठीक है, जनरली कंडीशन में, और हेमरेजिक मतलब ब्लड का लॉस। तो भाई प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछ रहे, एक चीज़ देखना, और आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी पूछता, तो भाई ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड का लॉस होता है, हेमरेजिक हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अभी तो लॉस होना नहीं चाहिए, ऑप्शन गलत। दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब ब्लड का डिस्ट्रक्शन, तो भाई प्रेगनेंसी में ऐसा थोड़ा ना कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ब्लड सेल टूट तो नहीं रही। D ऑप्शन है आप्लास्टिक। आप्लास्टिक का मतलब होता है बोन मैरो, या फिर बोन में कोई दिक्कत हो गई उस वजह से एनीमिया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्यों होगी अगर ये पूछे तो ड्यू टू इंक्रीज डिमांड बाय फीटस, क्योंकि माँ को भी आयरन चाहिए, उसके अंदर जो फीटस है उसे भी चाहिए। और तभी आप देखें ना कि जितनी भी आंगनबाड़ी है ना, उनमें आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं प्रेग्नेंट फीमेल को। साथ ही साथ बोला जाता है आप स्पाइनच खाओ, कैरेट खाओ, जो भी आयरन रिच फूड है, ताकि आपको डेफिशिएंसी ना हो। कई बार इसके बाद भी खैर उनमें हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक, आयरन डेफिशिएंसी, आप्लास्टिक। मैंने इन सब के लार्ज लेक्चर भी कवर किए हैं डिटेल में, आप और डिटेल में देखेंगे ना तो और भी आपके जो डाउट हैं, साथ ही साथ आपके MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10। द स्ट्रक्चर विच सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट में। और प्रोजेस्टेरॉन किस में हेल्प करता है, देखो मैंने बताया था मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अर्ली 3 मंथ, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो चाहिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। ऑप्शन है हमारे पास प्लेजेंटा,
कार्पस कैलोसम, कार्पस ल्यूटियम और नन ऑफ देम। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जो कार्पस कैलोसम है ये तो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है भाई, इसे अलग ही कर दो, इसका काम है नहीं, ये कमीसर होता है, इसका कनेक्ट करने का काम होता है। प्लेजेंटा बिल्कुल सीक्रेट करता है, लेकिन प्लेजेंटा शुरू के 3 मंथ में नहीं करता। 3 मंथ में तो इसे डेवलप होने में ही लगते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है ना, लगभग 3 मंथ, ज़्यादा कम 2-4 दिन हो सकता है, 3 मंथ में डेवलप होता है। उसके बाद ये प्रेगनेंसी तक ये सीक्रेट करता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 मंथ करेगा दैट इज़ कार्पस ल्यूटियम। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कार्पस ल्यूटियम को एक वर्ड और बोला जाता है दैट इज़ येलो बॉडी, इसे हम क्या बोलते हैं, येलो बॉडी। और ये कब डेवलप होता है, वही जो हमने पूरी प्रोसेस देखी थी ना ओव्यूलेशन वाली 14th डेज में मैंने बताया था किस तरीके से पूरा फॉलिकल था, ओवम रिलीज, जैसे ही ओवम रिलीज हो जाएगा तो ये फॉलिकल्स धीरे धीरे पता किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो फिर ये कार्पस ल्यूटियम और प्रेगनेंसी में डेवलप होता है, मतलब फिर ये 3 महीने तक रहता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, कब तक, जब तक प्लेजेंटा डेवलप ना हो। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो लगभग 1 वीक में ये पूरा साइज अपना बड़ा करेगा, फिर एक कार्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रालिस में कन्वर्ट होता है और फिर बॉडी से बाहर बह जाता है, मतलब वो ब्लीडिंग के साथ साथ ये भी बॉडी के बाहर हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम लार्ज लेक्चर कवर कराऊंगा बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें बताऊंगा। तो ये थे हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ इन नाम के 10 है, अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो 40 से ज़्यादा MCQs में प्रिपेयर कराता हूँ हर एक चीज़ में, इन्हें आप डिटेल में देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लार्ज लेक्चर मैंने कवर कराए हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और हमने प्रेगनेंसी के बीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ओव्यूलेशन है, इसके अलावा मीनार्च है, मेनोपॉज है, प्यूबर्टी है, एम्प्यूला, इस्थमस, हर एक पार्ट, तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू रियली अंडरस्टूड माई वीडियोज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें फॉर अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी थोड़ी ही होती है, धीरे धीरे प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि एकदम से चीज़ें हजम नहीं होती। जब तक के लिए तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच एवरीवन।